हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरा इस लक्ष्य यूपीएससी सीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूं। और आज एक बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूपीएससी सीएससी और जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो अन्य स्टेट के पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जाती है हर वर्ष, उसके लिए मैं हिस्ट्री वैकल्पिक विषय के तौर पर और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक सीक्वेंस के साथ और एक ऑर्डर में, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं बढ़ूँगा और एक एक टॉपिक को मैं कवर अप करूँगा। मुझे कुछ फीडबैक आए, कुछ बच्चों के कमेंट आए, जिसमें मुझे ये उन्होंने एक जिज्ञासा जताई और उन्होंने ये मेरे से एक मांग की कि जल्द से जल्द सर आप हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट करें। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को जो कुछ भी मेरे पास है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आप लोगों को देना चाहता हूँ अपने इस इतिहास विषय के तौर पर। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध कि ध्यानपूर्वक मेरी इन वीडियोस को सुने और जो है उसके साथ साथ आप लोग एक नोटबुक और अपनी एक पेन अपने साथ लेकर बैठें और साथ साथ कुछ ना कुछ नोट्स भी बनाएं। और रहा सवाल बुकों का या कुछ मटेरियल्स का, तो उसके लिए मैंने कुछ अलग वीडियोस बनाई हैं, जिन वीडियोस में आप जाकर इन चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं, इन चीज़ों का पता कर सकते हैं कि हमें किस सोर्स के थ्रू, किस रिसोर्स के थ्रू जाना चाहिए, कौन सी बुक मुझे लेनी चाहिए और किस बुक को मुझे पढ़ना चाहिए। तो वो सब सारी चीज़ें आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और हालांकि मैं बहुत हद तक बता भी चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में। तो लेकिन जो मैं अभी ये प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ, जो मैं ये हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहा हूँ, इसमें भी आप बहुत हद तक सुने, जिससे कि आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से दोस्तों शुरू कर रहा हूँ, जिसमें बिगिनर्स जो हैं, जो एक शुरुआती दौर में हैं, यूपीएससी को और बीपीएससी को अपना लक्ष्य मानकर चल रहे हैं और अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। और कहीं ना कहीं जो एक मध्य स्तर में हैं या जिनकी तैयारी बहुत हद तक हो चुकी है, तो उनको भी रिवीजन के तौर पर ये मेरी वीडियो बहुत ही उनके लिए अहम साबित होगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक जो कॉमन सा विषय है मैं उसको उठाने जा रहा हूँ। मेरा ये है प्रश्न कि इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी है, या इतिहास पढ़ना क्यों अनिवार्य है हमारे लिए। तो इसका जवाब सबसे पहले हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि बिना आप अपने इतिहास को जाने हुए आप अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। ठीक है दोस्तों, ये एक मैंने बात कही, एक लाइन की मैंने आपको बात कही, इस बात को आप बहुत ही सही मानेंगे जब आप कुछ वीडियोस को देखेंगे और कुछ अपना हिस्ट्री का मॉड्यूल कवर अप करेंगे। उसके बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि सही में हमारे पास्ट को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उस पास्ट को जानने के बाद ही हम अपने प्रेजेंट को जान सकते हैं। मीन्स अपने पास्ट और प्रेजेंट को हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी आज आप इमारतें देख रहे हैं, या जो भी आप ट्रेडिशन देख रहे हैं, जो भी आप कल्चर देख रहे हैं, सभ्यता देख रहे हैं, संस्कृति देख रहे हैं, उन चीज़ों का विकास ऐसे ही अचानक से नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं हमारे अतीत से, हमारे पास्ट से ही जुड़ी हुई हैं, और वो चीज़ें धीरे धीरे ही अभी हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतिहास जो है उसका अगर जो है शाब्दिक अर्थ अगर हम ढूंढें कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मीन्स इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ जो होगा वो क्या होगा, ऐसा हुआ। ठीक है, जैसे हम अपनी सामान्य भाषा में जब हम कभी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा हुआ। ऐसा हुआ मतलब क्या, कि कल या परसों या पास्ट में कभी भी किसी घटना को आप अपने किसी मित्र या किसी के सामने में दोहराने जा रहे हैं, और उसमें आपको ये आपका कहना है कि ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हुआ ये सेंस ये लाता है हमारे माइंड में कि हमारे इस वर्तमान से पहले, हमारे इस प्रेजेंट से पहले जो भी कुछ घटित हुआ है, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वो ऐसा हुआ के ही सेंस में हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप स्पष्ट तौर पर इसे समझ सकते हैं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर हम इसका अनुवाद करना चाहें, ट्रांसलेट करना चाहें इसको इंग्लिश में, तो इस ऐसा हुआ और इतिहास का इंग्लिश में जो मतलब होता है वो होता है हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करने जा रहे हैं हम। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, मीन्स स्टडी के पर्पस से, ज्ञान लाभ के पर्पस से, अगर आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो उस हिस्ट्री को जानने के लिए उस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। मीन्स आप हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है दोस्तों, हमसे पहले कई लाखों वर्ष, कई हजारों वर्ष बीत चुके हैं, जिसका इतिहास हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, किसी न किसी स्रोतों के थ्रू, किसी न किसी रिसोर्स के थ्रू। तो उसको इतना आसान नहीं है कि एक ही जरिए से, एक ही मेथड से हम जो है वो सारी की सारी चीज़ों को समझ जाएं। तो अपनी अध्ययन की दृष्टि से, अपनी रीडिंग की दृष्टि से हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें मैं पहले जिक्र करूं तो सबसे पहले बात आती है प्राचीन इतिहास की। किसकी बात आती है दोस्तों? प्राचीन इतिहास की। और उसके बाद दोस्तों बात आती है मध्यकालीन इतिहास की। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन थोड़ा सा शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है, मतलब बीच बीच का, मध्यकालीन, ठीक है, मिडिल, जिसको मिडाइवल हिस्ट्री भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और प्राचीन भारत को आप, और प्राचीन इतिहास को आप एंशिएंट हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। और मध्यकालीन इतिहास को आप मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं, और आधुनिक इतिहास को आप क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। और हिंदी माध्यम वाले ज़रा ध्यान से सुने, क्या बताया मैंने? प्राचीन इतिहास, और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया आधुनिक इतिहास। और इंग्लिश मीडियम वाले मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के इतिहास के संबंध में, तो उसमें हम जिक्र करेंगे क्या? मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया। ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने प्राचीन इतिहास के थ्रू। हम अपने प्राचीन इतिहास से अपने इस इतिहास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम प्राचीन इतिहास में जिक्र करेंगे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, किसका जिक्र करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का हम जिक्र करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जिक्र करेंगे वैदिक सभ्यता का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जिक्र करेंगे जैन व बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, कि रिलीजन्स का, धर्मों का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारे हिस्ट्री में, उनके रिसोर्स हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहे, उनके वृतांत किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल रहे, उनके लेख किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हुए। तो इन सारी चीज़ों को हम खगोलेंगे। उसके बाद दोस्तों मौर्य काल को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे, और उसके बाद गुप्त काल को पढ़ेंगे, और उसके बाद गुप्तोत्तर काल को पढ़ेंगे, मीन्स उससे बाद वाला जो स्टेज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये सिंधु घाटी सभ्यता की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बारे में आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जो मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं, और उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ क्लासेस डाल रहा हूं। उसमें मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया है कि 1600 मीन्स 1600 के टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हुए हमारे भारत में क्या हुआ? अपनी पूरी जड़ जमा ली थी। तो दोस्तों वो अंग्रेज़ों का काल था, और उस समय में अंग्रेज काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, अपनी शासन व्यवस्था चला रहे थे और अपना व्यापार कर रहे थे। तो क्या हुआ दोस्तों कि 1826 मीन्स 1826, मतलब आप याद कर सकते हैं कि ये समय पूरा का पूरा वो समय रहा होगा जिस समय में कि अंग्रेज, ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो 1826 में चार्ल्स मैसन, आप नाम याद रखें, चार्ल्स मैसन, नहीं कहीं हो तो आप नोट डाउन कर लें। चार्ल्स मैसन ने क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी दी। तो उन्होंने प्रारंभिक जानकारी कैसे दी? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय में जो भारत के लोग हुआ करते थे, वो खोज, डिस्कवरी, किसी भी चीज़ को तराशना, किसी भी चीज़ को ढूंढना, इन सब चीज़ों में वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि हम अपने ही निजी जीवन में और अपने कार्यों में ही बहुत व्यस्त हैं, इसलिए हम कुछ भी एडवेंचरस या कुछ भी ढूंढना, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना, इन सब विषयों को लेकर हमारा आकर्षण नहीं है, और इस चीज़ को लेकर हम इतना उत्साहित नहीं हैं। लेकिन क्या हुआ कि उस समय में जो है रेल का जो है वो काफ़ी परिचालन शुरू किया जाने की रणनीति थी भारत में। तो उस समय में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो रेल की पटरी बिछा रहे थे।
तो उस रेल की पटरी बिछाने के दरमियान ही चार्ल्स मेशन को क्या हुआ, एक दीवार सी दिखी, मतलब एक कुछ साक्ष्य सा दिखा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जानकारी जो है उन्होंने अपनी आगे पास की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ कि जब दो भाई थे, मैंने 1826 का जिक्र कर लिया, उसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं 1826 के बाद 1856 में जब चार्ल्स मेशन ने ये जानकारी आगे दी तो जो उनके सीनियर थे उन्होंने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें इसकी जो है वो खुदाई करनी चाहिए या इसकी कोई जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसको अनसुना किया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1856 में दो भाई थे ब्रंटन, ठीक है, इन ब्रंटन दो भाइयों ने क्या किया कि जब ये रेलवे पटरी का बिछाव हो रहा था उस समय में इन्होंने क्या देखा कि उस रेल की पटरी को बिछाते समय इन्हें कुछ ईंटें मिली। ठीक है दोस्तों, खुदाई करने के समय में जैसे हम भी कई बार अपने विलेजेस में या कहीं पर भी जाके कुछ खोदते हैं, कुछ खुदाई करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अवशेष, पत्थर, रोड़े, कुछ भी चीज़ें मिलती हैं। तो इसी तरीके से हुआ क्या, इन्होंने जो है वो खुदाई की एक, तो पटरी बिछाने के दरमियान, तो उस समय में इन्हें कुछ अंदर में ईंटें दिखी। तो इससे क्या हुआ कि इन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। तो इन्होंने क्या किया कि इस जानकारी को फिर आगे बढ़ाया, और इस जानकारी को जब इन्होंने आगे बढ़ाया तो फिर ये जानकारी इन्होंने किनको आगे बढ़ाई, तो इन्होंने बढ़ाई सर जॉन मार्शल को। आप नाम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे किस नाम को, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के सामने जानकारी किसने बढ़ाई आगे, तो ब्रिटेन जो दो भाई थे उन ब्रिटेन बंधुओं ने ये जानकारी आगे बढ़ाई। किनके पास, तो सर जॉन मार्शल के पास। अब सर जॉन मार्शल ने भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, अपने एक असिस्टेंट, अपने एक जूनियर को ये भार दिया, और वो कौन थे, तो वो थे दयाराम सहनी। अब नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। क्या नाम है, दयाराम सहनी। तो अब दोस्तों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 1826 के बाद 1856 और 1856 के बाद 1921, मतलब 1921 में जाके दयाराम सहनी ने क्या की, पूरी ढंग से खुदाई की। और उस खुदाई करने के बाद उन्हें क्या मिला, उन्होंने देखा कि एक 5 किलोमीटर के रेंज का बहुत ही बड़ा एक एरिया है जो कि ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। और उनको उसमें क्या हुआ, जो है वो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो अवशेष मिला। और फिर उसके बाद इस पर काफ़ी रिसर्च किया गया और उन्हें इसके संबंध में काफ़ी जानकारी मिली। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आप थोड़ा सा खुद ही गेस कर सकते हैं कि उस समय में 5 किलोमीटर के रेंज का एक पूरा का पूरा नगर जो है वो इससे हमारी धरती के नीचे दबा हुआ था। कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारणों से या कुछ मौसम के बदलाव आने से, क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस थे जिसकी वजह से ये सारे के सारे अवशेष हमारे इस धरती के नीचे में दब गए। ठीक है, और उसकी खोज किस प्रकार से हुई ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है दोस्तों, तो 1921 में याद रखिएगा कि दयाराम सहनी जी के अथक प्रयास से इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जब दयाराम सहनी ने इसकी खोज की तो इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा, तो दोस्तों जो ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा प्लेस पे, हड़प्पा जगह पर मिले हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा एग्जैक्टली मैप के दृष्टिकोण से, मानचित्र के दृष्टिकोण से कि हड़प्पा कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। दयाराम सहनी जी जो हैं उन्होंने जो है हड़प्पा की खोज की। ठीक है दोस्तों, और इस हड़प्पा को अन्य नामों से भी जाना जाता था दोस्तों। एक तो पहला हो गया हड़प्पा सभ्यता, दूसरा हो गया सरस्वती सभ्यता। तो इसको सरस्वती सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाइयाँ हुई, पुरातत्वों के थ्रू जो इसकी जानकारी हासिल हुई, उसके जो बहुत ज़्यादा एरियाज़ थे वो सरस्वती नदी के इर्द गिर्द किनारे बसे हुए थे, जिसे आप घाघर भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर वो लोकेटेड थे, तो इसीलिए इसको क्या किया गया, सरस्वती सभ्यता का भी नाम दिया जाता है। कहीं पर अगर कोई आप स्टैंडर्ड बुक देखते हैं तो उसमें आपको ये भी मिलेगा। उसके बाद आप द्रविड़ सभ्यता भी इसका नाम
कहा जाता है। तो द्रविड़ सभ्यता क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। और उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो ये नगरीय सभ्यता थी, इस सभ्यता में लोगों ने लोहे को और दूसरे एक धातु को, धातु मीन्स तांबा, इस दोनों के मिश्रण से कांस्य का जो है निर्माण किया। मतलब कांसे को बनाया लोहे और तांबे को के मिश्रण से, उस दोनों को मिक्सअप करके। तो इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो दोस्तों पहले का जो विस्तार था, इसका क्षेत्रफल था, वो इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन मैं वर्तमान की बात करूं तो वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने क्षेत्रफल का जिक्र किया। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं विस्तार की, तो विस्तार दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है का विस्तार अफगानिस्तान में भी था। जो अफगानिस्तान आप आज सुनने को आपको मिलता है, उसके बाद पाकिस्तान में भी था और उसके बाद भारत में भी था। तो दोस्तों आप लोगों को बैकग्राउंड नॉलेज होगी कि कैसे 1946 1947 में जो है वो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और उसने अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया। ब्रिटिश जो क्या कहते हैं मुस्लिम लीग पार्टी और वो सब सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं आपको अन्य वीडियोस में ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन मेरा ये कहने का अभिप्राय है अभी ये कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ वो पहले कहीं ना कहीं पहले भारत का ही पार्ट हुआ करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहले एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वो पहले कहीं ना कहीं कुछ एरियाज़ कहाँ हुआ करते थे, अफ़गानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी और भारत में भी। तो दोस्तों आज़ादी तक जो है वो 40 स्थानों की जो है वो खुदाई हो चुकी थी। आज़ादी तक 40 स्थल जो है वो ढूंढे जा चुके थे और वो सब के सब क्या थे, सिंधु के क्षेत्र में आते थे, मीन्स इंडस रिवर के ही रीजन में आते थे। 40 के 40 जो प्लेस आइडेंटिफाई किए गए और जहाँ पर खुदाई की गई। लेकिन दोस्तों बाद में खुदाई होते होते जो स्थल आइडेंटिफाई किए गए वो टोटल जो है वो 1402 स्थल हैं। मीन्स 1402 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए, स्थलों को आइडेंटिफाई किया गया। तो दोस्तों अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो उसमें 2 स्थल, उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें 475 स्थल और उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो उसमें 925 स्थल। इन तीनों को अगर आप जोड़ें तो वो तकरीबन होगा 1402 स्थल। मीन्स 1402 प्लेसेस, स्थल ऐसे थे जहाँ पर की खुदाई की गई और वहाँ से इस सिंधु घाटी सभ्यता की बहुमूल्य जानकारी को हासिल किया गया। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी हमारे पुरातत्व पर ही आधारित है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट थी, वो अभी तक हमारे इतिहासकारों द्वारा या अभी तक हमारे विद्वानों द्वारा नहीं पढ़ी गई है। उसको पढ़ने में अभी भी बहुत कठिनाइयाँ हैं। लेकिन अगर भविष्य में इस स्क्रिप्ट को, इस लिपि को पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं हमें और जानकारी भी इस सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता की आकार की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, मीन्स ट्रायंगल शेप का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों काल निर्धारण की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार आए, जैसे कि मैं अगर मार्टियन बिलर, सर जॉन मार्शल और भी कुछ इतिहासकारों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम बताया। ठीक है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के आने के बाद और उसके टाइम फ्रेम में हमारे साइंस ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया, रिसर्च जैसे फील्ड में, टेक्नोलॉजीज जैसे फील्ड में। तो दोस्तों इसी के तहत जो है वो एक क्या आया, एक काल निर्धारण की जो है एक टेक्निक आई, उसको हम कह सकते हैं रेडियो कार्बन। तो इस रेडियो कार्बन टेक्निक के द्वारा क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम, एक काल निर्धारण का पता लगा जाता है कि कौन सी भी घटना या कोई भी साक्ष्य किस समय के हुआ करते होंगे, मतलब वो किस समय से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस रेडियो कार्बन जो पद्धति है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो एग्जैक्टली ये रेडियो कार्बन जो मेथड है उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो कार्बन पाया जाता है
और जब हमारी बॉडी जो है वो डेड डिके हो जाती है तो उसके बाद जो है वो कार्बन भी हमारी बॉडी का जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, मीन्स डिके होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तो उस कार्बन से ही ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो ये विद्वान होते हैं ये उस कार्बन के जो डिस्ट्रॉय होने का टाइम फ्रेम है तो उससे ये पूरा पता लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली कोई भी साक्ष्य जो है वो कितना पुराना है, मतलब वो कितने वर्षों पुराना है। तो अगर इसके तहत और अगर हम अपने एनसीईआरटी के स्रोतों को अगर माने और कुछ स्टैंडर्ड बुक को भी अगर माने तो 2350 मीन्स 1350 से 1750 बीसी जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक समय कालक्रम माना जाता है। फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2350 से 1750 बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। तो 2350 से 1750 बीसी जो है वो इसका माना जाता है क्या काल, मतलब टाइम, कि इस समय में सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की अगर मैं बात करूं तो जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं निर्माता की बात करूं तो जो बहुत खुदाइयाँ हुई दोस्तों जिसमें कि बहुत सारे नरकंकाल मिले वो मुख्यतः 4 प्रजाति के थे। तो उसमें प्रोटोस्वाइड, उसके बाद भूमध्य सागरीय द्रविड़, उसके बाद अल्पाइन, उसके बाद जो है मैंगेलॉयड, ये 4 प्रजातियां मुख्य तौर पर मिली। लेकिन अगर इन 4 प्रजातियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रजाति के अवशेष मिले या स्कल मिले या उनके नरकंकाल मिले तो वो सबसे ज़्यादा थे भूमध्य सागरीय द्रविड़। तो इसलिए माना जाता है कि जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे जो है वो कहीं ना कहीं भूमध्य सागरीय द्रविड़ थे। ठीक है दोस्तों, मतलब एक तरीके से इनको आप पूर्वज के तौर पर भी ले सकते हैं कि इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी। और उसके बाद दोस्तों मैं इससे पहले ही मैं ये कह रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्या है, एक नगरीय व्यवस्था थी। उसको आप एक स्लम या एक विलेज या एक गाँव के तौर पर नहीं ले सकते हैं, वो एक नगरीय व्यवस्था थी। मैं आगे के वीडियोज़ में जिक्र करूँगा कि उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय में किस तरह की व्यवस्थाएँ हुआ करती थी, कैसा जल निकासी था, कैसे घरों का डिज़ाइन हुआ करता था, उस समय के लोगों का जो है रहन सहन कैसा था, कितनी चीज़ों से वो लोग अवगत थे। तो वो मैं नेक्स्ट सीरियल में, मतलब नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं उन चीज़ों को कवर अप करूँगा। और दोस्तों हाँ, मैं आप लोगों को ये बता ही चुका हूँ कि जो आकार था वो सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके विस्तार की बात करता हूँ तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर का जो है उसका क्षेत्रफल था। ठीक है दोस्तों। और उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर का जो है वो उसका क्या था, उसका विस्तार था। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद समुद्री तटीय लंबाई जो थी उसकी वो 1300 किलोमीटर की थी। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक और अहम जानकारी मैं ये बता दूं आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों वो इसका नाम क्यों पड़ा, तो एग्जैक्टली जो सिंधु नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास जैसी इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? सिंधु की। तो इसके सारे के सारे नगर जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए थे। और नदी के किनारे किसी भी शहर का उस समय में बसना एक लॉजिकल रीज़न आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है दोस्तों। और क्यों इसको हड़प्पा सभ्यता बोला गया वो भी मैंने आप लोगों को एक कारण बता दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई और ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष हड़प्पा क्षेत्र में मिले हैं। उसके बाद सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया, उसके बाद द्रविड़ सभ्यता क्यों कहा गया, और उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे क्यों कहा गया, मैंने सारे के सारे आपको इसके पीछे के थॉट्स बता दिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और जैसा भी आप लोगों का फीडबैक हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिखें। और कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी अगर होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं पूरा भरसक प्रयास करूँगा कि मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन, उसका जवाब दे पाऊँ। तो अभी तक मेरी इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए दोस्तों आप लोगों का दिन शुभ हो। और दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें और कड़ी मेहनत और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। लक्ष्य कोई भी जो है वो बड़ा नहीं होता, अगर आप ठान लें तो किसी भी लक्ष्य को आप पा सकते हैं। बस आपकी ठानने की देर है और आपके ठानने के बाद जो कुछ ऐसे बना के रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, अपने मोटिवेशन, हर चीज़ को बना के रखना है। सफलता ज़रूर आपके एक ना एक दिन कदम चूमेगी। ठीक है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।